हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इमरजेंसीज प्रोविजंस। सो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इमरजेंसीज प्रोविजन को समझने की कोशिश करेंगे वन शॉट में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप वीडियो को 1.5x में भी देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। ये इमरजेंसी प्रोविजन होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी, इट मीन्स कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो हमारा जो देश है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। इट इज अ फॉलोइंग फेडरल सिस्टम। हमारा जो देश है ये फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। इट मीन्स कि पावर जो है वो डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। यहां पर पावर क्या है, प्योरली डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर एक्सरसाइज कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर एक्सरसाइज कर रहा है। बट होता क्या है कि जब इमरजेंसीज आता है, इट इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। इमरजेंसी क्या है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इट इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, इट इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ये ऐसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जहां पे पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम बदल के हो जाता है यूनिटरी। और आपको पता है कि यूनिटरी में पावर केवल और केवल किसके हाथों में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है। तो यानी कि ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है जहां पे हमारे देश का पूरा सेटअप चेंज हो जाता है विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट्स। और इसके लिए किसी फॉर्मल अमेंडमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यानी कि फेडरल से यूनिटरी हो जा रहा है बिना किसी अमेंडमेंट के। तो सबसे पहला तो हमें यह समझ आया कि इमरजेंसी इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जहां पे पूरा का पूरा देश का सिस्टम चेंज हो जा रहा है, फेडरल से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर कि ये इमरजेंसी प्रोविजन दिए कहां पे हुए हैं। तो ये इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 पे दिए हुए हैं। हमारे संविधान का जो पार्ट 18 है यहां पे इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के बीच में इमरजेंसी प्रोविजन से डील किया जाता है। यानी कि हमारा जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 18 के अंदर आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 में दिया गया है। तो ये तो हो गया दूसरा बात इमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर फैक्ट से रिलेटेड। अब आते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है दैट इज योर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। सेकंड होता है हमारा स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 टू आर्टिकल 365। एंड थर्ड होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल 360। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमें इन तीनों इमरजेंसी प्रोविजन को ही पढ़ना है बहुत डिटेल में। तो जब हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसीज का, तो नेशनल इमरजेंसीज उसे कहा जाता है जब इमरजेंसी पूरे के पूरे भारत में या भारत के किसी बड़े एरिया में लगाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो होता है ये पूरे के पूरे देश में लगाया जाता है। कब कब हो सकता है, तो ऐसा सिचुएशन जहां पे पूरा इंडिया का सिक्योरिटी दांव पे लगा हो। जैसे मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, इंडो पाक वॉर। तो इंडो पाक वॉर एक कंडीशन हो सकता है नेशनल इमरजेंसी लगाने का। इसी तरीके से कई कंडीशंस हो सकते हैं जहां नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी। इसे और एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। ये जो इमरजेंसी है ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर लगाया जाता है।
जैसे अगर हम यूपी में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर इमरजेंसीज लग गया तो उसे कहेंगे स्टेट इमरजेंसी, बिहार में अगर इमरजेंसी लग गया तो उसे कहेंगे स्टेट इमरजेंसी। यानी कि स्टेट इमरजेंसीज जो है ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में लगाया जाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये पूरे के पूरे भारत में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, यानी कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है ये जब खराब होने लगती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। एक यहां पे फैक्ट याद रख लीजिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में अभी तक नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इंट्रोड्यूस, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब से हम आजाद हुए 1947 से लेके 2025 आज आ गया है, आज तक भारत में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, ठीक है। यहां तक कि जो 1991 का हमारा समय था जहां पे हमारे पास इंपोर्ट कवर बचा ही नहीं था, उस समय भी हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगने दिया। तो ये तो हो गया ओवरऑल मोटा मोटा बात कि आर्टिकल्स क्या क्या है, याद रख लीजिएगा 52, फिर उससे 4 ज्यादा 56, फिर उससे 4 ज्यादा 60। तो ये आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रोविजंस पे कि किन सोर्सेस से इन्हें लिया गया है, यानी कि ये जो इमरजेंसीज प्रोविजन है इनके सोर्सेस क्या क्या है। तो हमें याद रखना है कि इनका 2 सोर्स है। एक तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जहां से बहुत सारा चीज लिया गया है, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेबमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इन 2 जगहों से हमने इमरजेंसीज प्रोविजन अपने भारत के संविधान में लिया है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट है इमरजेंसी का वो इन्हीं 2 जगहों से मिलता है। तो ये सोर्सेज है, इन्हें भी याद करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं डिटेल में समझते हैं एक एक इमरजेंसीज को, ठीक है। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये भारत में पूरा का पूरा लगाया जाएगा या भारत के किसी बड़े सेक्शन में लगाया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट नेशनल इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। तो बेसिकली भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी वर्ड नहीं यूज करके प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को यूज किया गया है, ठीक है। अब तक कितने बार नेशनल इमरजेंसीज को लगाया गया है, तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ये कोई बड़े कारण के वजह से लगता है। तो पहले लगा था हमारा चाइनीज वॉर 1968 में, जो हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था तब। 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, फॉर व्हाट रीजन, बांग्लादेश लिबरेशन 1971 इंडो पाक वॉर, उस समय लगाया गया था। 1975 में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया था इंदिरा गांधी के समय, ये एक बहुत बड़ा फेज है नेशनल इमरजेंसी का। आफ्टर 1977 नो सच इमरजेंसीज हैज बीन प्रोनाउंस्ड, और अभी तक नो इमरजेंसी नहीं लगा है। तो टोटल कितने बार लगा है ये याद रखना है, ठीक है। तो अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, ये हो गया फैक्ट। अब नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लग सकता है? नेशनल इमरजेंसी का कुछ कारण होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि नेशनल इमरजेंसी जब लगेगा तो क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला कारण हो सकता है युद्ध, ठीक है। कहीं युद्ध हो जाए, इंडो चाइना वॉर हो जाए, इंडो पाक वॉर हो जाए, तो युद्ध की स्थिति में। एक्सटर्नल एग्रीगेशंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे टेंशन, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। एक्सटर्नल क्योंकि बाहर से हो रहा है, ठीक है। तीसरा होता है आर्म्ड रिबिलियन। अब एक यहां पे आपको कॉन्सेप्ट आगे पता चलेगा नोट में कि ये पहले वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्यों हटाया गया ये मैं यहां पे समझा दूंगा। तो बेसिकली ग्राउंड्स क्या क्या है जहां पे नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, तो 3 ग्राउंड्स है, याद रख लीजिएगा। नेशनल इमरजेंसी को लगाने का 3 ग्राउंड्स है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन, आर्म्ड रिबिलियन। अब अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रीगेशंस पे लगाया जा रहा है तो इसे कहा जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी, और अगर आर्म्ड रिबिलियन पे लगाया जा रहा है तो इसको कहा जाएगा इंटरनल इमरजेंसी। यानी कि 2 इमरजेंसीज हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सटर्नल कंडीशन के कारण, एक हो सकता है इंटरनल कंडीशंस के कारण। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिएगा कि पहले हम वर्ड यूज करते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस, और ये 1978 में हटाया गया। क्यों?
क्योंकि आपको पता होगा 1977 में इंदिरा गांधी ने इसका बहुत मिसयूज किया। अभी यहां पे वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो आप इसको अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हो। इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर 10 लोग देश के अंदर लड़ रहे हैं तो उसे भी तो इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाएगा। तो इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस का इंटरप्रिटेशन गलत किया जा रहा था, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस्ड कर दिया विद द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन कब होगा? जब आप हथियार के साथ आओगे, उस कंडीशन में, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ आर्म्ड रिबेलियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्चुअल पॉइंट्स है, ठीक है। 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 अलाउस प्रेसिडेंट टू इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन, यानी कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के बाहर भी कुछ ग्राउंड्स में प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, तो ये उनके ऊपर है। अब डिक्लेयर्ड किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन डिक्लेयर करता है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफी अच्छा पॉइंट वाइज ये नोट्स है, इसीलिए मैं इससे पढ़ा रहा हूं आपको। ऑल क्रेडिट गोज टू विजन आईएएस, जिन्होंने इतना अच्छा नोट्स प्रिपेयर किया है। तो यहां पे डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट या तो इंटायर कंट्री हो जाए, पूरे के पूरे भारत में लगा दिया जाए, या किसी स्पेसिफिक एरिया में लगा दिया जाए। जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ ऐसे सिचुएशन हो गए कि यहां पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, ठीक है। साउथ इंडियन स्टेट्स में कुछ ऐसे कंडीशन हो गए जहां पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो या तो पूरे के पूरे भारत में लगा दो या किसी पर्टिकुलर एरिया में लगा दो, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने प्रेसिडेंट को पावर दिया कि ये लिमिट कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के किसी स्पेसिफिक पार्ट में नेशनल इमरजेंसीज को क्या किया जा सकता है? लिमिट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये चीज हमें याद रखना है। अब यहां पे एक चीज देखिए, सेफगार्ड्स क्या क्या दिया गया है। पहले जो हमारा नेशनल इमरजेंसी था वो प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे लगा दिया जाता था, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से ये पता चलता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि आपको नेशनल इमरजेंसी लगा देना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट लगा देते हैं। बट अब क्या किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट भी होना कंपलसरी है, ये भी याद रख लीजिएगा। यानी कि जब तक कैबिनेट इन रिटन नहीं देता है तब तक आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। फिर अगेन ये 44th अमेंडमेंट से आया, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले इंदिरा गांधी ने इसका मिसयूज किया था। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो आप तुरंत पार्लियामेंट में उसको डिस्कस करोगे, इतना समय नहीं होता है। तो कंडीशन ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन के साथ ये प्रेसिडेंट को दे दे। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? नेशनल इमरजेंसी को लगा देगा। उसके बाद ये क्या होगा कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाएगा, और ये कंडीशन याद रख लीजिएगा कि 1 मंथ के अंदर इसको पार्लियामेंट में पास हो जाना है। अगर ये पार्लियामेंट में 1 मंथ के अंदर पास नहीं होता है तो ये नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो भी पास कैसे होना चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। पहले ये ओरिजिनली 2 मंथ्स था, लेकिन इसको 44th से कम किया गया। ये सब एक एक पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होगा स्टेटमेंट वाला। तो पहले क्या याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, ये नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं। फिर इसके बाद ये पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। तो जब पार्लियामेंट में इसे डिस्कस किया जाता है तो 1 मंथ के अंदर पास हो जाना चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी। ओरिजिनल ये टाइम 2 मंथ्स का था। अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो लोकसभा के बनने के 30 दिन के अंदर इसको पास हो जाना चाहिए, ये लिखा हुआ है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ड्यूरेशन क्या होगा। एक बार अगर पास हो गया, ओके कर दिया गया, तो 6 मंथ से ज्यादा नहीं चल सकता। अगर आपको फिर एक्सटेंड करना है तो फिर से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाइए, यानी कि एक्सटेंड तो आप इसको इंडेफिनाइट कर सकते हैं,
पूरे के पूरे जितना चाहो उतना समय तक आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, लेकिन हर 6 महीने में आपको इसको अप्रूवल चाहिए विथ स्पेशल मेजॉरिटी। यानी कि जो अप्रूवल होगा ये हर 6 महीने में होगा, और अप्रूवल भी कैसा होगा? स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। यानी कि बिना स्पेशल मेजॉरिटी के आप इसको पास करवा ही नहीं सकते। कोई भी चीज, आप ये चीज याद रख लेना, नेशनल इमरजेंसी में हर चीज स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल इमरजेंसी ना, देश का बात है, तो कोई भी चीज हड़बड़ी में नहीं हो सकता। तो 6 महीना करके इंडेफिनाइट तो आप इसको चला सकते हो, ठीक है। अब आते हैं रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है कि नेशनल इमरजेंसी लग तो गया, अब उसको वापस लेना है। तो वापस लेने के लिए उतना कोई दिक्कत का बात नहीं है, प्रेसिडेंट इसको जब चाहे क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, अगर पार्लियामेंट कहता है तो, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि अगर पार्लियामेंट अप्रूवल दे दे तो इसको प्रेसिडेंट आसानी से रिवोक कर सकते हैं, जैसे लगाया गया था वैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है कि लोकसभा में बिल जाता है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर उसमें साइन करते हैं, फिर 14 डेज में हटा दिया जाता है। तो इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट पहले ही कर दे रहा हूँ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि इफेक्ट्स क्या क्या होता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि इमरजेंसी इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, जहाँ पे पूरा का पूरा जो फेडरल सेटअप है, जो पूरा का पूरा हमारा फेडरल सेटअप है, ये चेंज हो जा रहा है। किसमें? यूनिटरी में। यानी कि पूरा का पूरा फेडरल सेटअप आप यूनिटरी में बदल दे रहे हो। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में भी कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे देख लेते हैं, चलिए। तो पहला आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या है? सेंटर इज एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। अब एक चीज समझो कि जब नेशनल इमरजेंसी लग गया ना, तो स्टेट का कोई पावर नहीं रह गया, एज सच उसके पावर को नहीं छीना गया, बट सेंटर उस पर हावी हो गया। सेंटर जो बोलेगा उसको करना होगा। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होगा कि सेंटर जो बोलेगा वो स्टेट को मानना होगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं किया जाता है, स्टेटमेंट को यहां पे कंफ्यूज करेगा। यूपीएससी ये बोलेगा कि नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है। एक्सट्रीमली रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट तो वहीं का वहीं रहता है, डिसॉल्व नहीं किया जाता है, बट वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव में क्या होता है? आपको पता है कि हर सेंटर अपने मैटर में लिस्ट में बनाता है और स्टेट अपने मैटर में बनाता है स्टेट लिस्ट में। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट क्या कर सकता है? बना सकता है, ठीक है। और हटने के 6 महीने के बाद ये फिर इनऑपरेट हो जाता है। यानी कि इतना ज्यादा नहीं समझना है, ये समझिए कि जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो 6 महीने के बाद ये सारा चीज खत्म। लेकिन अगर इसको स्टेट लेजिस्लेचर में फिर पास करवा दिया गया तो ये फिर से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको इंपॉर्टेंस उतना नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इन डेप्थ में इसके क्लासेस बहुत अच्छे से करने तो हमारा 1-on-1 सेशन होता है, जहाँ पे हम गूगल मीट के थ्रू बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। सारा डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी लेजिस्लेटिव में क्या है कि जितना भी मैटर है यहाँ पे पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करेगा। यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो सेंटर के स्टेट के ऊपर अपना पावर एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल पावर क्या होता है? तो ये भी सेंटर का, स्टेट का सेंटर के हाथ में आ जाता है। तो ये सब चीज याद करना है, इसको एक बार रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। इतना याद रखना कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल तीनों में पार्लियामेंट इज द सुप्रीम। स्टेट अभी थोड़ा देर के लिए चला जाएगा। अब यहां पे आते हैं लाइफ ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगा होता है तो लोकसभा का नॉर्मल टर्म को 1 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगा है ना, आप अभी पॉसिबल नहीं हो कि जाके आप वहां इलेक्शन करा सकते हो, तो लाइफ ऑफ लोकसभा को बढ़ाया जाता है। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में भी क्या किया जाता है? 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है आपको, ठीक है। और एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी जैसे ही खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे ना तो ज्यादातर समय कैसा है? 14 है, 6 मंथ है, 1 मंथ है, इस तरीके का है। तो याद करना कहीं ना कहीं ईजी है, थोड़ा सा आपको ट्रिक्स बनाना होगा। तो ये था लाइफ ऑफ लेजिस्लेचर।
अब यहां पे हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं इसे समझ लेते हैं। तो यहां पे दो आर्टिकल को समझना होगा, दैट इज योर आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। इन दो आर्टिकल्स को अगर हम समझते हैं तो हमें समझ आएगा कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। सबसे पहला समझो कि जैसे ही आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगता है उसी समय हमारा ये जो आर्टिकल 358 है ये अपने आप आ जाता है, यानी कि बाय वन गेट वन है। द मोमेंट 352 लगेगा उसी समय आपका 358 भी आ जाएगा। और 358 आते के साथ क्या करता है, ये खाली आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देता है इंटायर ड्यूरेशन के लिए। ये चीज को समझो कि जब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगा तब तक पूरा आर्टिकल 19 लगा हटा रहेगा, यानी कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 10 दिन में हट जाएगा। पूरा नेशनल इमरजेंसी जब तक है तब तक आर्टिकल 358 हट रहेगा और आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, तो इसमें कुछ चेंजेस किया गया और ये बोला गया कि ये खाली एक्सटर्नल इमरजेंसी के समय ही रहेगा, इंटरनल इमरजेंसी के समय इसको हटा भी सकते हैं। फिर 359 में क्या होता है कि इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का वेट किया जाता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स का वेट किया जाता है, यानी कि यहां पे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हटाया जाएगा विद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जिन जिन फंडामेंटल राइट्स को प्रेसिडेंट बोलेंगे कि हटा दो वो हट जाएगा। लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 20 और 21 किसी भी कंडीशन पे नहीं हटाया जाता है, यानी कि पूरे के पूरे इमरजेंसी लग जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया यहां से वहां हो जाए, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी नहीं हटता है, ये हमेशा रहता है। तो आप समझ सकते हो कि आर्टिकल 20 और 21 कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। तो इसे भी बहुत अच्छे से समझना होगा। अब आते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू में इतना याद रख लीजिए कि 38 अमेंडमेंट के बाद ये बोला गया कि इमरजेंसीज ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको चेक कर सकता है कि ये कोई मेलाफाइड रीजन पे तो नहीं लगाया गया, मनमाने ढंग से तो नहीं हुआ। यानी कि जब आप जुडिशियल रिव्यू ला रहे हो किसी चीज पे तो कोर्ट कैन चेक द जजमेंट, कोर्ट उन जजमेंट को चेक कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी तो लगा, ठीक है, लेकिन क्या वो मेलाफाइड रीजन था? लाइक इंदिरा गांधी ने तो स्वार्थ के लिए लगाया था ना नेशनल इमरजेंसी, तो क्या उसके लिए है? तो आप चेक करो। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू, इसको पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा कुछ ये नहीं है। अब आते हैं हमारे सेकंड में, दैट इज स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को और दो नाम से जाना जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका एक नाम तो होता है प्रेसिडेंशियल रूल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब प्रेसिडेंशियल रूल क्यों कहा जाता है ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे भी देखिए कि एक चीज याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इमरजेंसी फॉर दिस सिचुएशन। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी वर्ड का यूज नहीं किया है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज किया है वर्ड दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर, मशीनरी फेलियर, यानी कि आपके देश के अंदर, स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, ये वर्ड यूज किया गया है। एग्जाम्पल, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब 1951 में पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो अब तक इमरजेंसी लगा है वो यही है, स्टेट इमरजेंसी। 120 बार लगाया जा चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश में काफी बार लगाया गया है, बिहार में काफी बार लगाया गया, महाराष्ट्र में काफी बार लगाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां पे इमरजेंसी काफी बार लगाया गया। ठीक है, तो अब तक 120 बार स्टेट इमरजेंसी का यूज हुआ है, तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब किन ग्राउंड्स पे लगाया जाता है? ठीक है, ग्राउंड्स क्या होता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डिस्कशन का, क्वेश्चन यहीं से बनता है, किस ग्राउंड्स पे लगाया जाएगा। तो देखिए यहां पे समझिए कि जो ग्राउंड है वो क्या बोल रहा है कि इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन जहां स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट कैरी आउट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा बात यह है कि जब सेंटर कोई एडवाइस करता है स्टेट को और स्टेट उस एडवाइस को पूरा नहीं किया जाता है तो ये समझा जाता है कि स्टेट अब सेंटर का बात नहीं मान रहा है, तो वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि व्हेनेवर अ स्टेट फेल्स टू कंपाइल और गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ सेंटर, आर्टिकल 365 भी इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 356 तो कई लोग याद करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट 352 के बाद है,
365 लोग भूल जाते हैं और क्वेश्चन यहीं से आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लगाता कौन है? तो तीनों का तीनों इमरजेंसी याद कर लीजिएगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आंसर। सेफगार्ड क्या होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि स्टेट इमरजेंसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए इसको 2 महीने का समय दिया गया। टाइम पीरियड ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। एक बार अगर पास हो गया तो मैक्सिमम 1 साल तक रह सकता है। 1 साल से ज्यादा अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो कुछ कंडीशन होना चाहिए, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलेगा तब होगा ये। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3 साल तक लगा रह सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा अगर एक्सटेंड करना है तो ये 2 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहला कि नेशनल इमरजेंसी लगा हो या इलेक्शन कमीशन ये रेक्टिफाई करे कि वहां पे जनरल इलेक्शन कराना मुश्किल है। तो ये सब जो हाईलाइट कर रहा हूं इतना पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो ठीक है। तो बोला क्या गया कि स्टेट इमरजेंसी 2 महीने के अंदर आपका पास हो जाना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाना चाहिए। एक बार अगर पास हो गया तो 3 साल तक चल सकता है, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना है तो 2 कंडीशन को फॉलो करना होगा, या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो या इलेक्शन कमीशन बोल दे कि यहाँ इलेक्शन कराना मुश्किल है, बस। रिवोकेशन कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट ही करता है और कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, याद रख लीजिएगा। अब यहां पे क्या है? इफेक्ट ऑफ स्टेट इमरजेंसी। इफेक्ट ऑफ स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है कि सबसे पहले यहां पे याद रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। यहां पे याद कर लीजिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाउएवर द पावर ऑफ हाई कोर्ट आर नॉट अफेक्टेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग सोचते हैं कि हाई कोर्ट के पावर को भी अफेक्ट होता है, लेकिन हाई कोर्ट के पावर को कोई लेना देना नहीं है, वो अपना एज यूजुअल काम करता है, यानी कि खाली सरकार जो है वो हट जाती है। गवर्नर जो है ये अब हेड हो जाता है और ये प्रेसिडेंट के बिहाफ काम करता है स्टेट सेक्रेटरी के साथ मिलकर, यानी कि फिर किसके पास पावर आ गया? आईएएस ऑफिसर। तो अल्टीमेटली देश कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर से ही चल रहा है, ठीक है। बाकी आर्टिकल 357 ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉज वगैरह बना सकता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने हाईलाइट कर दिया। अलग अलग कमिटी आए थे, जो कि आपका सकारिया कमीशन है, इन्होंने क्या बोला, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि स्टेट इमरजेंसीज का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था, स्टेट इमरजेंसीज को मिसयूज किया जा रहा था, क्योंकि कहीं भी अगर कोई सेंटर का बात नहीं मानता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए झारखंड में क्या है कि अभी जेएमएम की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और सेंटर में है बीजेपी। अब अगर बीजेपी कोई डायरेक्शन झारखंड गवर्नमेंट को देता है और झारखंड गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करता, तो बीजेपी जानबूझ के भी तो स्टेट इमरजेंसी यहाँ पे लगा के अपने हाथ में पावर लेके रूल कर सकता है ना। तो इसी को हटाने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे अलग अलग कमीशंस के द्वारा। तो ये आपको समझना होगा, इसको आप रीड कर सकते हो। अब हमारा लास्ट बच गया है, आई थिंक दैट इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये लोड हो जाए। यहाँ पे सारा जजमेंट वगैरह ही है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक बार खाली इसको देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जस्ट जजमेंट है। अब हमारा जो लास्ट बच जाता है वो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी ही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो आते हैं अब सीधा फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है? तो ये बेसिकली जब फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया को कहीं पे अफेक्ट होता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो 1991 का रिफॉर्म था वहाँ भी हमने अपने देश में नेशनल इमरजेंसी लगने नहीं दिया था। ग्राउंड्स क्या होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया? डिक्लेयर्ड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रोसीजर क्या है कि ये 2 महीने के अंदर पास हो जाने चाहिए, और एक बार अगर पास हो जाएगा तो इंडेफिनाइट पीरियड तक चल सकता है, इसका कोई पीरियड ही नहीं प्रेस्क्राइब किया गया है, यानी कि जब प्रेसिडेंट हटाएंगे तब हटेगा, नहीं तो ये, और इसका कोई रिपीटेड अप्रूवल भी नहीं चाहिए। तो ये 3 पॉइंट बस इसका काम का है। प्रेसिडेंट इसको चाहे तो कभी भी हटा सकते हैं। इसका इफेक्ट्स खाली याद रख लीजिएगा क्या क्या होता है कि जितने भी स्टेट है उनको फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज यानी कि अपना चेक करवाना पड़ता है सेंटर से, जजेस के सैलरी वगैरह कट जाते हैं, ठीक है, और जितना भी फाइनेंशियल बिल होता है स्टेट लेजिस्लेचर का उसको पार्लियामेंट फिर से प्रेसिडेंट के पास बुलवाता है और चेक करता है। तो ये था हमारा ये
3 टाइप का इमरजेंसी। और थोड़ा क्रिटिसिज्म है कि जैसे फंडामेंटल राइट्स को ये वायलेट करता है। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड किया गया है, ठीक है, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भी इसको लगाया गया है, और ये फेडरल स्पिरिट को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है क्योंकि यूनिटरी में बदल दे रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स को समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।